नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्वी लद्दाख के गोगरा में पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं, भारतीय सेना ने जारी किया बयान। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को नहीं मिली बेल, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा मुकाम, देश में लगे टीके के 50 करोड़ डोज 203 दिनों में मिली है उपलब्धि। यूपी के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, यूपी चुनाव को लेकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय दबाव से झुका तालिबान, गुरुद्वारे से हटाए गए निशान साहिब को फिर से लगाया। रुक करते हैं पहली खबर का। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच भारत और चीन ने दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट के तहत गोगरा इलाके से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। 2 दिनों तक चले इस डिसएंगेजमेंट के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट PP-17A से सभी अस्थायी निर्माण भी हटा लिए। भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि 31 जुलाई को भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच हुई 12वें दौर की मीटिंग का नतीजा है कि दोनों देशों की सेनाएं गोगरा से डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गई हैं। डिसएंगेजमेंट के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने गोगरा की PP-17A में जितने भी टेंट, पत्थर के बंकर और बाकी निर्माण कार्य किया था, वो सब भी हटा लिया गया है। भारतीय सेना के मुताबिक इस इलाके में जमीन को ठीक वैसे ही समतल कर दिया गया है जैसे ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच शुरू हुए तनाव से पहले थी। गोगरा की PP-17A पर दोनों देशों के करीब 35 सैनिक थे जो एकदम आमने सामने थे, वो अब पीछे हट गए हैं। यहाँ पर टैंक और ICC व्हीकल जैसी हैवी मशीनरी नहीं थी। डॉक्टर साहब, इस डिसएंगेजमेंट पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, डिसएंगेजमेंट पे मैं बात करूंगा, लेकिन आज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जेवलिन में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल ला करके पूरे हिंदुस्तानियों के सीने को जो है चौड़ा कर दिया है। आज हमारा सर जो है वो गर्व से ऊपर उठ रहा है। ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग इस बार कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आज जो कारनामा नीरज चोपड़ा ने किया है उसके लिए पूरे देश को नीरज चोपड़ा को बधाई देनी चाहिए। तो कैपिटल टीवी भी उनको बधाई देने में पीछे बिल्कुल ही नहीं है। अब बात आपकी खबर की। चीन के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। चीन का ये इतिहास रहा है कि वो किसी इलाके में घुस जाता है तो फिर वापस नहीं जाता। पहले भी सरकारें थी हिंदुस्तान में, वो घुस जाते थे, निगोशिएशन चल रहे हैं, बातचीत चल रहा है। वो चाइनीज टेक्निक था कि बात को इतना लंबा कर दो, बातचीत का सिलसिला इतना लेंदी कर दो, इतना टाइम लो कि सामने वाला पेशेंस लूज कर जाए, और उसके बाद जो मन चाहा वो चाहते थे एग्रीमेंट, वो अपने सारे पड़ोसी मुल्कों के साथ वो उस तरह से करते। ये चाइनीज टेक्निक था। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने चीनियों को उनके ही गेम में पछाड़ा है। जब वो जबरदस्ती घुसने की उन्होंने कोशिश की तो गलवान में हमारे बहादुर सिपाहियों ने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वो टैंक लेकर के आए, हमने भी टैंक लगा दिया। वो 100 लेकर के आए, हमने 200 लगा दिए। बॉर्डर के ऊपर हमारी स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत है, और चीन इन्हीं सब तैयारियों को देखते हुए वो बातचीत के लिए तो एग्री हुआ, लेकिन बातचीत में भी वो लगातार बहानेबाजी और करते 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 12वीं टॉक के बाद अब देखिए गोगरा में वो पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने का मतलब चीन के लिए एम्बैरेसमेंट इसलिए है क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है, एक वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। और आप 1 लाख ट्रुप किसी बॉर्डर पे मोबिलाइज करके पहुंच जाते हैं कि हम इस ज़मीन को लेकर के रहेंगे, ये हमारी ज़मीन है, और उसके बाद आपको पीछे हटना पड़ता है। तो ये हिंदुस्तान की सेना, यहाँ की डिप्लोमेसी और यहाँ की सरकार की जीत है। जी,
तो अब वो जमाने गए जब चीन भारत को कमजोर समझता था। अब तो चीन ये सोचता होगा कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दूसरी खबर राज कुंद्रा पर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। कुंद्रा इस समय न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर चैलेंज किया था, मगर हाईकोर्ट से कुंद्रा को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा था। आज इस पर जस्टिस एएस गडकरी ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस एएस गडकरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, राज कुंद्रा का क्या होगा? देखिए, राज कुंद्रा वो हाईकोर्ट में अपील करने गए थे कि ये गिरफ्तारी ही इनवैलिड है, कि जिन धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है वो धाराएं जो है वो गलत लगाई गई हैं, उसमें गिरफ्तारी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये पहले लोअर कोर्ट में गए थे, वहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा गुनाह ही इतना ज़्यादा है और इस तरह का घिनौना है कि आपको तो बाहर रखा नहीं जा सकता। कोर्ट ने उस दौरान ये भी कहा था कि अगर आपको बाहर रखा गया तो आप वहाँ एविडेंसेस को नष्ट करने में जुट जाएंगे। जैसा कि फरवरी के बाद से ये लगातार अपने वीडियोज़ को डिलीट कर रहा था, फ़ोन को इसने कहाँ फेंका पता नहीं, उसके सारे जो मैंने आई क्लाउड के ऊपर जितने भी डाटा थे उसको भी इसने डिलीट कराया। तो ये उस माइंडसेट पे काम कर रहा है कि जितने भी सबूत है उसको जो है बाकायदा ख़त्म कर दिया जाए। तो एक खतरा ये था, और दूसरा खतरा ये कि इस केस से जुड़े जो तमाम जो गवाह हैं उनके ऊपर दबाव डालने की कैपेसिटी ये रखता है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसे पुलिस कस्टडी नहीं, कोर्ट ने तो ये जो क्राइम ब्रांच वाले हैं इन्होंने तो 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई मैं 7 दिन की कस्टडी नहीं दूंगा, पुलिस कस्टडी, ये 14 दिन के लिए जेल में रहेगा, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब इसी फैसले को चुनौती देने के लिए वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो फैसला है वो सही है। इसका मतलब ये है कि जो आपने सवाल पूछा कि आगे क्या होगा, आगे यही होगा कि राज कुंद्रा जेल के अंदर सड़ता रहेगा। जी, तो राज कुंद्रा भी बड़े बेशर्म आदमी हैं। जो कांड उन्होंने किए हैं उसके लिए उनकी गिरफ्तारी करें या फिर उन्हें फूल माला पहनाएं। तीसरी खबर कोरोना को लेकर। कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अब तक देश में कोरोना टीके के 50 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा की। देश ने 203 दिनों में ये उपलब्धि हासिल की है। टीकाकरण अभियान की शुरुआत इस साल 16 जनवरी को की गई थी। देश में अब तक प्रतिदिन औसतन 24 लाख से ज्यादा डोज दिए गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कोरोना के खिलाफ भारत की जंग को तेज गति मिली है। टीकाकरण की संख्या 50 करोड़ के पार चली गई है। हम इन आंकड़ों को बढ़ाते रहने की उम्मीद करते हैं और सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन आंदोलन के तहत सभी नागरिकों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। डॉक्टर साहब, भारत इस उपलब्धि के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो उपलब्धि है वो काबिल तारीफ तो है ही, लेकिन ये सारी चीज़ें उस सिचुएशन में हो रही हैं कि जब वैक्सीन को लॉन्च किया गया तो हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि अभी तो टेस्टिंग नहीं हुई है। शुरू में हेजिटेशन था, लोग डर रहे थे कि भाई हम नहीं लगाएंगे, बाकी सब लोग लगा ले, एक बार देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। अगर शुरू से ही जो आज सारे लोग वैक्सीन के लिए छाती पीट रहे हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही अगर हिंदुस्तान में आज के तरह का माहौल होता तो ये संख्या और भी कहीं ज़्यादा होती। उसकी वजह यह है कि जो हेजिटेंसी की वजह से वैक्सीन तो बन रहे थे लेकिन फिर उन्हें सरकार को बाहर भी भेजना पड़ गया। अब वैक्सीन तो आ गए हैं लेकिन खतरा टला नहीं है। आज ही खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, वो नॉक कर रहा है। ये तमाम लुटियन पत्रकार, ये दलाल किस्म की जो पत्रकारिता करते हैं, ये लोग पिछले 2-3 महीने से बाकायदा महिमा मंडन कर रहे थे, केरल मॉडल, केरल मॉडल, केरल मॉडल। अभी लगातार 40,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं, 50% कंट्रीब्यूशन केरल से आ रहा है। तो केरल के अंदर तीसरी लहर की दस्तक ये लोग स्टडी कर रहे हैं कि क्या ऑलरेडी केरल के जरिए वो तीसरी लहर जो आ गई है या फिर अभी कुछ उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जो भी हो, प्रधानमंत्री ने आज चेतावनी दी है। इस चेतावनी को हर हिंदुस्तानी को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही गंभीर रूप से उसको लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे लहर में जिस तरीका का माहौल बना था वो वाकई डराने वाला था। और तीसरी लहर अगर आती भी है तो वो दूसरे से ज़्यादा खतरनाक होगी, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं।
जी, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के लेफ्ट लिबरल कबाल गैंग को देश को नोचने से फुर्सत हो तभी तो वो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में सोचें। अब रुख करते हैं चौथी खबर का। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर आए। आज अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि सभी पदाधिकारी यूपी चुनाव को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। इस दौरान उन्होंने चुन चुनकर मोदी और योगी सरकार के काम गिनाए। उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई करना ही बीजेपी का एजेंडा है। योगी सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। जिस तरीके से इस महामारी में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव कराए, ये अब सबको भारत में ही मिलेगा। यहाँ के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष ने इस मौके पर किसानों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में 1,21,000 करोड़ रुपए कृषि पर खर्च होता था, लेकिन मोदी जी की सरकार में 2,11,000 करोड़ रुपए कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। डीएपी जो 2,400 रुपए में आता था, आज वो 1,200 रुपए में आता है। डॉक्टर साहब, जेपी नड्डा के इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जेपी नड्डा एक प्लान को लेकर के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है इस बात को लेकर के कि जितने भी गांव हैं यूपी के अंदर, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर खुले, और इसलिए वो तमाम जो पंचायत से लेकर के सारे मंत्री, इस पूरे जितने भी जो लीडर्स हैं छोटे बड़े सबको वो दायित्व दे रहे हैं कि किस तरीके से, एक तो उनका स्ट्रक्चर है पन्ना प्रमुख का, तो पन्ना प्रमुख के अलावा एक परमानेंट ऑफिस हर गांव के अंदर यूपी के अंदर हो, इसकी व्यवस्था, इसकी प्लानिंग, इसमें जुटे हुए हैं जेपी नड्डा साहब। और इसी के तहत वहाँ पे मीटिंग चल रही है। ये अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को एक सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि यूपी के अंदर में परमानेंटली अपने पैर को जमाने के लिए किस तरीके से वहाँ पे एक वाइब्रेंट संगठन खड़ा किया जाए कि जहाँ गांव गांव में आपके कार्यकर्ता, आपके वर्कर, आपके सिंपैथाइजर, आपके सपोर्टर्स को वहाँ पे एक सेंटर मिल जाए, वो तैयार करने में जुटी हुई है। अगर ये काम चुनाव से पहले अगर हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसको कह सकते हैं कि यूपी चुनाव जीतना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी, तो विरोधियों का काम ही यही होता है कि आपकी गति को रोक दें और आपको आगे काम ना करने दें। लेकिन बीजेपी ने ठान लिया है कि वो यूपी विधानसभा चुनावों को साथ कर रहेगी। अब रुक करते हैं आखिरी खबर का। अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत में एक गुरुद्वारे से हटाए गए निशान साहिब को फिर से लगा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की निंदा के बीच तालिबान अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने गुरुद्वारा थाला साहिब का दौरा किया। तालिबान ने यह भी कहा कि गुरुद्वारा अपने रीति रिवाजों के अनुसार काम करता रहेगा। बता दें कि चमकनी इलाके में जहां ये गुरुद्वारा स्थित है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी भी यहां आ चुके हैं। गुरुद्वारा के केयरटेकर रहमान चमकनी ने बताया कि निशान साहिब को पूरे सम्मान के साथ एक बार फिर ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर लगा दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि तालिबान के अधिकारियों ने अपने बलों सहित गुरुद्वारे का फिर से दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे के अपने रीति रिवाजों के तहत काम करने की बात कही। साथ ही अपनी उपस्थिति में निशान साहिब को तुरंत लगाने का निर्देश भी दिया। वहीं रहमान चमकनी ने कहा कि वो और बाकी के लोग अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों की सराहना करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस पर आप कि तालिबान ने जिस तरीके से उसे फिर से लगा दिया गुरुद्वारे पर? देखिए, तालिबान तो पाकिस्तान का एक कठपुतली है। वो पाकिस्तान की तरफ से वो कहा गया होगा कि इंटरनेशनल प्रेशर्स आ रहे हैं, हिंदुस्तान इसमें जो है इस मसले को उठा करके वो अपनी एंट्री कर लेगा, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए वो दबाव जो है वो काम कर रहा है। दूसरी जो ये मेरा हंच है कि पाकिस्तान जिस तरीके से तालिबान के समर्थन में खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि भारत को किस तरीके से इस अफगानिस्तान के पूरे मसले से उसको बाहर रखा जाए, हिंदुस्तान की एंट्री ना हो, और उसका दूसरा जो परमानेंट परपेचुअल उनका जो एक समस्या है कि भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, उसके लिए वो साजिशें रचता है। अब निशान साहब को हटाया जाने वाला और वैसे गुरुद्वारे में जिसका ताल्लुकात जो है वो गुरु नानक देव जी से हो, तो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं जिसको पाकिस्तान बाकायदा फंड करता रहता है, उसके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये मुझे लग रहा है कि एक तो इंटरनेशनल दबाव और पाकिस्तान आईएसआई की जो गंदी रणनीति है कि कश्मीर और खालिस्तान को लेकर के हिंदुस्तान में एक बवाल खड़ा करने का, उसके उस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा था। इस वजह से आईएसआई ने तालिबान को यह आदेश दिया होगा
कि आप वापस जो है निशान साहब को वहाँ पे लगा दें। अदरवाइज़ ये तालिबान तो किसी के सुनते नहीं हैं। ये तो तालिबान किसी दूसरे धर्म के झंडे को वापस वहाँ पे लगा दे, ये तो उनके डीएनए में ही नहीं है। वो तो इस्लामिक जिहाद कर रहे हैं, वो तो इस्लाम के लिए लड़ते हैं। किसी दूसरे धर्म और ऐसे धर्म जिसकी स्थापना ही इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम से लड़ने के लिए की गई, तो ये मसला रिलीजन का भी नहीं है, तालिबान का भी नहीं है, बल्कि ये दरअसल पाकिस्तान के इशारे पे तालिबान ने ये काम किया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा? हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।